अगर मैं आपको एक टाइम बताकर आपसे मिलने की बात कहूं और आपसे कोई जगह यानी कि स्पेस ही ना बताऊं, तो क्या पॉसिबल है कि हम मिल पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए हमेशा स्पेस और टाइम को एक साथ लिया जाता है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि स्पेस और टाइम एक दूसरे के पूरक होते हैं। कुछ ऐसा ही रिलेशन मोशन, टाइम और स्पेस का भी रहता है। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं हर्षित। तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं मोशन को बिल्कुल बेसिक से। हम अपने लाइफ में बहुत बार मोशन को ऑब्जर्व करते हैं और ये समझते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है तो इसे हम ऑब्जेक्ट इन मोशन मान लेते हैं। खैर, ये तो डायरेक्ट एविडेंस है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को पोजीशन चेंज करते हुए देख पाते हैं। लेकिन मोशन के इनडायरेक्ट एविडेंस भी दिखते हैं, जैसे हवा का चलना हम देख नहीं पाते हैं, फिर भी हम साथ में उड़ने वाली डस्ट हो या फिर उसके साथ उड़ने वाले पत्ते हो, इन्हें देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि एयर इज इन मोशन। इसके अलावा हम सनराइज, सनसेट, चेंज ऑफ सीजन के फेनोमेना को देखते हैं। ये सब अर्थ के मोशन में होने के कारण होता है। फिर भी हम अर्थ के मोशन को परसीव नहीं कर पाते हैं, मतलब अपनी इंद्रियों से महसूस नहीं कर पाते हैं। अभी इतना ही नहीं, मोशन और भी कॉम्प्लेक्सिटी रखती है। देखो, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट किसी व्यक्ति को मूव करती हुई दिखेगी और किसी को स्टेशनरी। फॉर एग्जाम्पल, बस में बैठे व्यक्ति को रोड साइड में जो भी सिचुएटेड पेड़ पौधे होंगे वो बैकवर्ड मूवमेंट करते हुए अपीयर होंगे। वहीं कोई व्यक्ति अगर रोड के किनारे खड़ा होगा तो उसे यात्री जो बस में है वो बस के साथ मूव करते हुए दिखाई देंगे। वहीं जब बस में बैठा कोई भी पैसेंजर जब अपने को पैसेंजर को देखेगा तो वो स्टेशनरी उसे दिखाई देगा। खैर, ये जो अलग अलग सिचुएशन आपको बताई गई, ये आपके थॉट्स को प्रोवोक करने के लिए है, आपको क्यूरियस बनाने के लिए है, ताकि आप अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए एफर्ट्स लगाएं। चलिए, अभी तक आप समझ गए होंगे कि मोशन काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अब देखो, कुछ ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, कुछ का मोशन सर्कुलर पाथ पर होगा, कुछ रोटेट होंगे और कुछ तो वाइब्रेट भी होंगे। चलो, इन सब अलग अलग टाइप के मोशन को समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्यों भाई, क्यों पढ़े हम मोशन? इसका जवाब यहाँ लिखा है। देखिए, अनकंट्रोल्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे लिए खतरनाक है। जैसे नदी की बाढ़ हो, हरिकेन हो, टॉर्नेडो हो, सुनामी हो। इनसे बचने का उपाय बस इतना है कि हम इनके मूवमेंट को समझें और समझकर बचाव करने के उपाय करें। वहीं दूसरी ओर अगर कंट्रोल्ड मोशन है तो हम इसका प्रयोग करके बहुत से प्रोग्रेसिव काम कर सकते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। जैसे हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। दैट्स व्हाई वी शुड लर्न एंड अंडरस्टैंड मोशन। तो चलिए समझते हैं और सबसे पहले जानते हैं रेफरेंस पॉइंट यानी कि ओरिजिन के बारे में। मान लो आपका स्कूल आपके घर से 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो यहाँ इस एग्जाम्पल में आपका घर एक रेफरेंस पॉइंट होगा। ये रेफरेंस पॉइंट हम अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जानने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस पॉइंट को जानना होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसको निर्धारित करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन को स्पेसिफाई करना जरूरी है। और यहाँ मेन बात तो यही है कि आप मोशन को डिस्क्राइब करना जाने, आपको ये सीखना है। तो चलो सबसे पहले मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को डिस्क्राइब करना समझते हैं। ये बुक में दिया फिगर देखना है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट छोड़ो, आपकी कार है। कार नहीं है तो सोचो मत, हो जाएगी, पढ़ो बस। कोई कार है, वो एक स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट ओ से जर्नी स्टार्ट कर रही है और सीधी रेखा में पॉइंट ए, बी और सी को पहुंच रही है। यहाँ O को रेफरेंस पॉइंट मानकर आपकी कार सबसे पहले पॉइंट C और पॉइंट B होते हुए पॉइंट A तक पहुंची। फिर आप वहां घूमे फिरे, आपको मजा नहीं आया, तो आपने कार मोड़ी और वापस लौटते हुए आप पॉइंट B होते हुए पॉइंट C पर पहुंच गए। अब देखो यहाँ टोटल पाथ लेंथ क्या होगी। सिंपल, पहले आप O से A गए 60 किलोमीटर, फिर A से C पर वापस आए 35 किलोमीटर, मतलब OA प्लस AC 60 प्लस 35 इक्वल टू 95 किलोमीटर हो गए। इसे आप डिस्टेंस कवर बाय कार कह सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको बस न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड को ही काउंट करना है। डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है।
कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिन्हें न्यूमेरिकल वैल्यू से डिस्क्राइब किया जाता है और इसे ही मैग्नीट्यूड या परिमाण कहते हैं। यहाँ इसमें अगर डिस्टेंस की बात है तो आपको इनिशियल पोजीशन O से A फिर लास्ट पोजीशन C तक आना होगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो तो इनिशियल पोजीशन O और लास्ट पोजीशन C के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है, अब इसी एग्जांपल में आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। बस ये समझ लो कि ये दो फिजिकल क्वांटिटीज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट के ओवरऑल मोशन को डिस्क्राइब करने में और ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन के रेफरेंस में लोकेट करने के काम आती हैं, वो भी एक पर्टिकुलर दिए गए टाइम में। चलो ठीक है, आगे हम फिर समझते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। इसे समझने के लिए ये टेबल देख लो। दो ऑब्जेक्ट A और B के डिस्टेंस और टाइम का डाटा दिया गया है। ऑब्जेक्ट A को देखो, टाइम डिफरेंस यानी इंटरवल 15 मिनट का कंटिन्यू है, लेकिन ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B के द्वारा एक रेगुलर टाइम इंटरवल में जो कि 15 मिनट का है, एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर हो रही है क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट A हर 15 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, यानी यूनिफॉर्म डिस्टेंस है, लेकिन ऑब्जेक्ट B यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात इतनी सी है, यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो ऑब्जेक्ट के ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, और इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो इसे हम ऑब्जेक्ट के द्वारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। चलो आगे देखो, एक दी गई डिस्टेंस को अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम में कवर करेंगे, कोई तेजी से करेगा तो कोई धीमे धीमे। तो ऐसे में रेट ऑफ मोशन को फाइंड आउट करने के लिए, मेजर करने के लिए हम पर यूनिट टाइम में कवर की गई डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। इसे ही हम स्पीड कहते हैं। इसकी जो SI यूनिट होती है वो है मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसके अलावा भी इसे सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर आदि में भी व्यक्त किया जा सकता है। स्पीड के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म मोशन हो। जैसे मान लो 2 पॉइंट A से B के बीच 50 किलोमीटर की दूरी है। आप इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कभी कार से चले तो कभी साइकिल से और कभी पैदल। नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहा, इसकी कोई बात नहीं, बस ये दूरी कितने समय में तय की गई है, इस बात से मतलब होता है। इसीलिए किसी ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ मोशन को एवरेज स्पीड के टर्म में डिस्क्राइब करते हैं। अगर ट्रेवल डिस्टेंस स्मॉल s मान लें और टाइम को स्मॉल t, तो एवरेज स्पीड v बराबर s अपान t। ये दोनों एग्जाम्पल वीडियो पॉज करके पढ़ लो, खुद से समझ जाओगे। चलो अभी रेट ऑफ मोशन को एवरेज स्पीड के रूप में मेजर किया हमने, जहां मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अगर हम रेट ऑफ मोशन को मेजर करते समय स्पीड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव होगा। पहले जान लो, ऐसी क्वांटिटीज जो स्पीड और डायरेक्शन दोनों को स्पेसिफाई करे उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। ये वाली लाइन तो रट्टा मार के रख लो बिल्कुल। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की स्पीड ही होती है जो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रही हो। वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी। ये स्पीड या डायरेक्शन के बदलने या फिर दोनों के बदलने से परिवर्तित होगी। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पर हो, बदलते हुए स्पीड से मूव कर रहा हो, तो हम ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ मोशन के मैग्नीट्यूड को सेम उसी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे स्पीड वाले को किया था। मतलब वहां हमने मोशन की एवरेज स्पीड को लिया था, तो यहां हम एवरेज वेलोसिटी लेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी समान रूप से बदल रही है तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन निकालना होगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसा होगा, v एवरेज वेलोसिटी u प्लस v अपान 2। यहां u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, और इसकी भी सेम यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। चलो अब आपका काम आ गया। एक्टिविटीज और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को एक बार जरूर समझते हुए रीड कर लेना, और एक आध अगर क्वेश्चन दिए हैं आपकी एक्सरसाइज में तो उसे सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस ध्यान रखना, डोंट ट्राई टू इग्नोर। आओ अब वेग परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को समझते हैं। मतलब यहाँ एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट बताया गया है। देखो, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है। मतलब वेलोसिटी में चेंज किसी भी टाइम इंटरवल में 0 रहेगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते समय ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी करती है।
अलग अलग टाइम अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग होगी, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। और इसी चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक और फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है। यानी एक्सेलरेशन बराबर क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक हो रहा है टाइम t में, तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t होगा। ऐसे मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में होगा तो इसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन के अगेंस्ट हो रहा है तो इसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेकेंड स्क्वायर में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे और इसकी वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली इंक्रीज या डिक्रीज हो तो इसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। फ्री फॉल इसका एग्जांपल है। और इसके उलट जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज नॉन यूनिफॉर्म रेट से हो, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है यानी अनइक्वली घटे या बढ़े, तो इसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर से सुनो एक बार। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और उसकी वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है तो इसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे फ्री फॉल हो रहा है किसी भी चीज का, बॉल का, आपका, हमारा, तो इसे हम एग्जांपल मानेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। और इसका उल्टा जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज नॉन यूनिफॉर्म रेट से होगा, मतलब कि इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी अनइक्वली घटेगी या फिर बढ़ेगी, तो इसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। जैसे कि शहरों में आप कार चलाते हो, आप तो नहीं चलाते मगर बैठे तो हो गई, तो कार चलते समय आपने देखा होगा कहीं पे ट्रैफिक होगा, कहीं नहीं होगा। यहाँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिल सकता है स्पीड में। आओ अब मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार ये जान लो कि ग्राफ एक इफेक्टिव विजुअल टूल होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को क्विकली और इजीली रिप्रेजेंट करने का। मैथमेटिक्स में ज्यादा अच्छे से समझेंगे आप। वैसे भी आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान देखा ही था, कई मैचेस के दौरान आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा होगा। खैर, वर्ल्ड कप की बात और इंडिया के मैच की बात तो लगता है कि दुखती रग पे हाथ रख दिया। खैर, इग्नोर करते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं। फिर भी हम क्रिकेट के मैच हो या फिर किसी भी स्पोर्ट्स का मैच हो, ये देखते समय या एंजॉय करते समय कई बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्यादातर ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी आंकड़ों का जो ट्रेंड या कंपैरिजन होता है वो एक टेबल बनाकर समझने से बेहतर ग्राफ बनाकर ज्यादा आसानी से समझ में आ जाता है। लेमन टर्म में कहूं तो मान लो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो कागज पर दिखाने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दें। और यहाँ मोशन के तो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो इंटरडिपेंडेंट होती हैं, जैसे डिस्टेंस और वेलोसिटी। इसके लिए लाइन ग्राफ का प्रयोग होता है। जैसे दो वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ग्राफ पर, कुछ उसी तरीके से। चलो तो सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ दो वेरिएबल्स फिजिकल क्वांटिटी टाइम एंड डिस्टेंस को, इसको आपको एक्स और वाई एक्सिस पर प्लॉट करना है। ये देखो, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस होता है। फिलहाल इतना देख लो, बाकी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में ज्यादा डिटेल में समझ लेना। एक्स एक्सिस पर हमने टाइम और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को रखा और अलग अलग कंडीशन में ऑब्जेक्ट की मूवमेंट यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म या फिर रेस्ट वाली पोजीशन को हमने मार्क किया। देखो, पीछे हमने पढ़ा है कि कोई ऑब्जेक्ट हो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे यूनिफॉर्म स्पीड से, तो ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। मतलब ऐसे सिचुएशन में ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करेगी जितने टाइम में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। देखो, मान लो आप कार से हर एक घंटे में 50 किलोमीटर चल रहे हो, तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर, 3 घंटे में 150 किलोमीटर, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ग्राफ पर पॉइंट लगाते जाएंगे और हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। बेसिकली हम यहाँ समय के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज आ रहा है उसको ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ के माध्यम से दिखा रहे हैं। जैसे कि बुक में दिए गए एग्जाम्पल को देखें तो ओ बी वाले पोर्शन से क्लियर है कि डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती जा रही है। आप यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड की जगह यूनिफॉर्म वेलोसिटी शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं अगर आपने डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसे वाई एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किए गए डिस्टेंस के इक्वल मान लिया तो।
हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट की स्पीड भी निकाल सकते हैं। आप इसी ग्राफ से एक छोटा सा पोर्शन ए बी को ध्यान में रखिए। यहाँ पॉइंट ए से एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल एक डॉटेड लाइन बना दीजिए। पॉइंट बी से वाई एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर लीजिए। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं उसे पॉइंट सी आप नाम दे दीजिए। और ध्यान देंगे तो ये एक ट्राइंगल ABC बन गया है, जिसमें AC टाइम इंटरवल बता रहा है और BC तय की गई दूरी। तो आगे आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला याद ही है, आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आगे हम एक्सेलरेटेड मोशन को भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ टेबल में एक कार द्वारा 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में कवर डिस्टेंस को दिखाया गया है। आप देखकर समझ सकते हैं कवर डिस्टेंस में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिख रहा है। फिगर में देखिए, जब ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा नॉन लीनियर वेरिएशन दिखेगा। चलो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लो। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में टाइम के साथ होने वाले वेरिएशन को दिखाने के लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करते हैं। टाइम को एक्स एक्सिस पर और वेलोसिटी को वाई एक्सिस के अलोंग दिखाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो ये हाइट चेंज नहीं होगी, एक पैरेलल लाइन बनेगी एक्स एक्सिस के अलोंग, जैसे कि यहाँ 40 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए दिखाया गया है। अब देखो, हमें पता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके हम डिस्प्लेसमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ ग्राफ में जो एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के द्वारा इनक्लोज्ड है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को ही दिखा रहा है। और अगर टाइम t1 और टाइम t2 के बीच कार के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो t1 और t2 के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये तो हम कर लेंगे। सबके पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे, सबके नाम आप देख रहे हैं ABCD करके। यहाँ ये जो हाइट है AC या फिर BD, ये 40 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा है। वैसे ही टाइम t2 माइनस t1 को AB की लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है। अब आपको वही फार्मूला ध्यान में रखना है। तो कार ने अगर t2 माइनस t1 टाइम में s डिस्टेंस कवर करी है तो s इक्वल टू वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है ही, टाइम को t2 माइनस t1 ही मान लीजिए, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। यहाँ रेक्टेंगल ABCD है। चलो अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर प्लॉट करके देख लो। मान लो एक कार की टेस्टिंग हो रही है, इसके लिए उसे सीधी रेखा पर चलाया जा रहा है। ड्राइवर के बगल में एक व्यक्ति स्पीडोमीटर की रीडिंग ले रहा है। वही रीडिंग यहाँ टेबल में मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में दिखाई गए। इक्वल टाइम इंटरवल है 5 सेकेंड का और वेलोसिटी भी इक्वल है। ऐसी स्थिति में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में आएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, बस टाइम और वेलोसिटी को प्लॉट करते जाओ एक्स और वाई एक्सिस पर, अपने आप ऐसी लाइन बन जाएगी। अब आप डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया बनता है कार द्वारा दिए गए टाइम इंटरवल में कवर की गई डिस्टेंस को ही बताता है, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। अगर कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी को ABCD से रिप्रेजेंट किया गया है ग्राफ में। लेकिन यहाँ कार की जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन के कारण। देखो यहाँ 0 से 9 हो गई, 9 से 18 हो गई, तो ये क्या है, चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी। इसीलिए कार द्वारा तय की गई दूरी S को एरिया ABCDE से दिखाना पड़ेगा। ABCDE को ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक रेक्टेंगल ABCD है और एक ट्रायंगल ADE है। बस दोनों का अलग अलग एरिया निकाल लो और टोटल कर दो। रेक्टेंगल और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको आता ही होगा। चलो, ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी भी शेप का हो सकता है। ये दो ग्राफ एब्जॉर्व कर लें आप अच्छे से। एक में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, टाइम के साथ साथ नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, और दूसरे में नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कोई भी शेप बन जाएगा। ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं ग्राफ पेपर पर बनाकर, आप प्रैक्टिस जरूर कर लो, बस थ्योरी पढ़ के काम नहीं होगा। एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करो बनाने की।
चलो अब गति के समीकरणों को भी जान लो। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो एक निश्चित टाइम इंटरवल में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन एंड डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट को कुछ सेट ऑफ इक्वेशन के माध्यम से हम रिलेट कर सकते हैं। बस याद करके रख लो। अगर आपको डेरिवेशन पढ़ना होगा तो आप कमेंट करिएगा और एक छोटा सा वीडियो मैं बना दूंगा। यहाँ पहला इक्वेशन वेलोसिटी टाइम के रिलेशन को बता रहा है, वहीं दूसरा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन टाइम रिलेशन को, और तीसरा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन और वेलोसिटी के रिलेशन को। ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देखने हैं जो कि इन्हीं के बेस पे बनेंगे, और ये स्क्रीन पे पढ़ लीजिएगा कि यू क्या है, वी क्या है, पॉज करके एक बार। चलिए ये वीडियो रिवीजन के लिए है, एग्जाम टाइम में रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने बहुत ज्यादा से ज्यादा डिटेल तो नहीं दी है, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं करा है, बुक वाइज चला है। चलिए एक और थ्योरेटिकल पार्ट इसी चैप्टर से हम अब कवर करेंगे। ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, राइट? लेकिन वेलोसिटी में ये चेंज या तो मैग्नीट्यूड में होगा या डायरेक्शन ऑफ मोशन में, या फिर दोनों में हो सकता है। अब सोचो कि ऐसा हो कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज ना आए, केवल डायरेक्शन ऑफ मोशन में आए तो। चलो एग्जांपल से समझो। ऐसे रेक्टेंगल ट्रैक ABCD पर आप दौड़ लगा रहे हैं, और यह भी मान लो कि जो इस रेक्टेंगल का स्ट्रेट पार्ट है AB, BC, CD और DA, यहाँ आप यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहे हैं। लेकिन आपको तो पता है कॉर्नर पर आकर 90 डिग्री का टर्न लेते समय हमें स्पीड कम करनी पड़ती है ताकि हम आसानी से डायरेक्शन बदल सकें। अब ये तो क्लियर है कि ऐसे ग्राउंड या ट्रैक पर एक राउंड पूरा करने के लिए कम से कम 4 बार डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको चेंज करना होगा। अब मान लो ये जो ट्रैक रेक्टेंगल था इसे हमने हेक्सागोनल ट्रैक कर लिया, तो आपको यहाँ एक राउंड के लिए कम से कम 6 बार डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना होगा। ठीक इसी तरीके से ऑक्टागोनल होगा तो 8 बार। ठीक है, इसी तरीके से साइड बढ़ती जाएगी। और क्या हो जब हम ऐसे ही नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जाएंगे, जैसे पहले 4 फिर 6 फिर 8 साइड हुई, तो आपको बार बार डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना पड़ेगा राउंड पूरा करने के लिए। और अगर हम ऐसे ही साइड बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम पर ये सर्कल के शेप में आ जाएगा। मतलब पहले जो साइड हुआ करता था अब वो एक पॉइंट के रूप में आ जाएगा। मतलब पहले आप साइड पर क्या करते थे, टर्न लेते थे, अब यहाँ क्या हर पॉइंट से आपको टर्न लेना पड़ेगा, यानी कि डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। अब आप अगर ऐसे सर्कुलर पाथ पर दौड़ लगाओगे बिल्कुल कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी से, तो इसके बाद भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। वो आपके डायरेक्शन ऑफ मोशन के चेंज होने के कारण आएगा। और यही जो आप मोशन कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ पर, इसे ही हम एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल कह सकते हैं। अच्छा चलो, आप डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला जानते हो स्पीड का, तो सर्कुलर पाथ पर डिस्टेंस क्या है? बिल्कुल सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर। और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr। और मान लो एक राउंड पूरा करने में t सेकंड लगा, तो वेलोसिटी क्या हो गई? 2πr अपॉन t। यहाँ r क्या है? सर्कल की रेडियस, और ये इंपॉर्टेंट है। चलो बस इतना समझ लिया होगा अब तक कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अच्छा, अब ये एक्टिविटी देखो, पक्का कभी न कभी ट्राई करा होगा। ये कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसे एथलेटिक्स में हैमर थ्रो करने वाला खिलाड़ी या डिस्कस थ्रो करने वाला खिलाड़ी थ्रो करता है, क्योंकि वहां एक डिफाइंड सेक्टर होता है और थ्रो लीगल तभी माना जाएगा जब उस सेक्टर में थ्रो गिरे। अब मान लो ये जो स्टोन घुमा रहा है बच्चा, अगर स्टोन छूट जाए तो किस डायरेक्शन में जाएगा? ध्यान से देखो, सर्कुलर पाथ पर स्टोन की डायरेक्शन ऑफ मोशन लगातार बदल रही है हर पॉइंट पर, और जब रिलीज होगा स्टोन तो टेंजेंशियल यानी कि जो स्पर्श रेखा बनती है उसके अलोंग स्ट्रेट लाइन में ये मोशन करना चालू कर देगा। यानी छूटने के बाद तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा और जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पर चला जाएगा। इसीलिए एथलेटिक्स में जो थ्रो करने वाले खिलाड़ी होते हैं इस बेसिक साइंस का यूज कर अपने थ्रो को अपने डिजायर्ड डायरेक्शन में रिलीज कर देते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ फैमिलियर एग्जांपल यहाँ भी हैं, जैसे सैटेलाइट वगैरह, मून, अर्थ के चारों ओर, या फिर सर्कुलर ट्रैक पर जो साइक्लिस्ट होता है, इन सबको आपने देखा होगा। चलिए, मेरी कोशिश थी कि मैं एक रिवीजन पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम में ज्यादा से ज्यादा थ्योरी रिवाइज हो जाए, बाकी का आपने पूरे साल पढ़ा ही होगा।
चलिए आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।